गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते। तो आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट जीके एंड जीएस में। तो अपनी इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो राजवंशों के बारे में एक वीडियो हमने पहले करा है जिसमें हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, और अब हम मेवाड़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, और गुहिल, अल्लट और जत्र सिंह, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के अपने वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। तो जो मेवाड़ के राजवंश है उनके बारे में पहले सामान्य सी जानकारी पढ़ते हैं, उनके बैकग्राउंड क्या है वो देखते हैं कि वो कहाँ से आया है या किसके वंशज है। तो विवस्वान यानी सूर्य, तो सूर्य है वो राम के कुल का आदि पुरुष है। श्री जो राम थे भगवान, वो स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे, और इनका जो आदि पुरुष है उनको विवस्वान या सूर्य माना गया, ठीक है। इनसे इनका कुल चलता आ रहा है। तो राम के जो पुत्र थे कुश, उनका 108वां वंशज था अपना विजयभूप, और विजयभूप के बेटे थे शिलादित्य। शिलादित्य थे वल्लभी के शासक, और उनकी रानी का नाम था पुष्पावती, जो आबू की परमार राजकुमारी थी। अब शिलादित्य और रानी पुष्पावती के साथ क्या होता है कि पुष्पावती के 6 पुत्रियां थी और पुत्र नहीं था। तो उन्होंने आबू की माता अर्बुदा से मन्नत मांगी कि अगर वो उनके पुत्र उत्पन्न हो तो वो आबू आएगी, मंदिर जाएगी। तो इसी सिलसिले में वो गर्भवती थी और मंदिर गई थी अपनी वल्लभी से आबू। जब वो वल्लभी से आबू गई, उसके पीछे जो वल्लभी में शिलादित्य राज कर रहा था, तो शिलादित्य के राज्य पर अरबों का आक्रमण हो जाता है, और इस आक्रमण में शिलादित्य वीर गति को प्राप्त होता है और वल्लभी पर अरब जम जाते हैं। उधर वो पुष्पावती आबू से वापस आ रही थी। तो आबू से आते वक्त उसे पता चला कि हमारे राज्य पर हमला हो गया है, आक्रमण कर दिया है, और महाराज है जो शिलादित्य है वो वीरगति को प्राप्त हो चुके। तो उसने कहा कि मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन सती होने का एक नियम होता है। नियम ये है कि गर्भवती स्त्री है वो सती नहीं हो सकती। अतः रानी उस समय सती नहीं हो पाई। फिर वो वीरनगर चली जाती है। वीरनगर में जाकर वो रहती है, और फिर वहाँ पर कुछ समय के बाद वो पुत्र को जन्म देती है। पुत्र को जन्म देने के बाद उस पुत्र को एक कमलावती नाम की विधवा ब्राह्मणी को सौंप देती है, और खुद सती हो जाती है बाद में। तो उस विधवा जो ब्राह्मणी थी कमलावती, उसने चूंकि यह शिलादित्य का पुत्र था, भावी राजा था एक तरह से गिन लो, तो राजा के पुत्रों पर अगर माता पिता का साया नहीं है, उनकी कोई सुरक्षा ज़्यादा नहीं है, तो हमेशा खतरा मंडराता रहता था। कोई न कोई दुश्मन आके उनकी हत्या कर जाता था। तो इसी डर से जो कमलावती ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी, उसने गोहिल को, जो उसके पुत्र को, उस गुफा में पाला पोसा। तो उस गुफा में पाला पोसा इसलिए इसका नाम पड़ गया गुहादित्य, जिसे गुहिल भी कहते हैं और गुहक भी कहते हैं। तो इस तरह से कहा गया कि ये जो सूर्यवंशी थे, और इस तरह से इसकी जो वंशावली थी चली और गुहिल आ गया, ठीक है। गुहिल तक हम आते हैं, पहुँचते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड ने भी गुहिल वंश को शिलादित्य के वंशज को माना, ठीक है। और इस वंशज को मानने के पीछे उन्होंने एक अभिलेख का सहारा लिया, उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसको सूर्यवंश शिलादित्य के वंश का कैसे माना, ठीक है। अबुल फजल था, उसने कहा कि जो मेवाड़ के गुहिल वंशज है, गुहिलों के वंशज है, तो वो ईरान के नौशेखा के आदिल के वंशज है, जो कि अभी मेवाड़ में शासन करते हैं। फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी है, उन्होंने लिया सामोली अभिलेख का, ठीक है। तो सामोली अभिलेख है 746 का, जिसमें शिलादित्य का जिक्र है, और इसके अनुसार कहा गया कि शिलादित्य है ये गुहिल का 5वां वंशज है। हमने अभी पिछले वाली स्टोरी में देखा कि शिलादित्य का गुहिल पुत्र था, ठीक है। और इस जो सामोली अभिलेख में बताया है उसमें गुहिल को शिलादित्य को गुहिल का 5वां वंशज बताया, ओके। फिर टॉड और नैणसी ने कहा है कि इन जो गुहिलों की है ये भारत भर में मतलब कुल 24 शाखाएं, जिसमें नेपाल में भी है इवन, ठीक है। तो टॉड और नैणसी ने, और एक और इतिहासकार हुए थे श्यामल ददीवाड़िया, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि इनकी 36 शाखाएं हैं, ठीक है। ये श्यामलाल ददीवाड़िया का लिखा नहीं गया, लेकिन उन्होंने 36 शाखाएं बताई थी, ठीक है। फिर गुहिल संयम हुए हैं, तो वो खुद को ना, गुहिल राजा वो खुद को संयम, मतलब जो गुहिल वंशज थे उन्होंने संयम को सूर्यवंशी माना। और सूर्यवंशी माना, इसके पीछे हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सूर्यवंशी माना है खुद को? तो हम इसके लिए कुछ आधार देखते हैं। आधार ये कि जो इनका ध्वज होता था, झंडा,
तो झंडे पर सूर्य का निशान होता था, ठीक है। और जो बापा रावल थे उनके सिक्कों पर सूर्य अंकित रहता था। दूसरा जो महाराणा रायमल है, महाराणा रायमल ने अपने जो अभिलेख लेख है उनमें स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखवाया था। इस तरह से हम कहते थे कि कह सकते गुलेल स्वयं को अपना ये सूर्यवंशी मानते थे, ठीक है। फिर आते हैं गोहिल के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और एक और इतिहासकार हुए D.R. भंडारकर। तो D.R. भंडारकर ने कहा था कि ये नागर ब्राह्मण के, जो नागर है ब्राह्मणों की शाखा, उसके वंशज है। तो ये D.R. भंडारकर ने कहा था। ये इस PPT में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अलग से ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब आते हैं हम गोहिल पर। तो गोहिल है जो ये गोहिल वंश का आदि पुरुष है, ठीक है। इसका अन्य नाम है गुहादित्य है, गुहक है, ठीक है। तो ये जो गोहिल वंश है, ठीक है, इसी के नाम से इस वंश का नाम पड़ा और यही इसी वंश का आदि पुरुष कहा गया। तो गोहिल के पिता शिलादित्य थे, माता पुष्पावती थी। लालन पालन कमलावती ने किया था वीरनगर की विधवा ब्राह्मणी ने, जैसा कि हमने पिछली स्टोरी में पढ़ा, ठीक है। एक 1869 में आगरा से सिक्के मिलते हैं, कितने 2000 सिक्के, और वो भी चांदी के। तो उन चांदी के सिक्कों पर श्री गोहिल उत्कीर्ण बताया गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ की गोहिल उस तरफ का भी हो सकता है, इस तरह की बातें भी आ सकती हैं, ठीक है। तो 1869 में आगरा से 2000 चांदी के सिक्के जिस पर श्री गोहिल उत्कीर्ण था। फिर ऐसा कहा जाता कि 566 ईस्वी में वीरनगर से भील लेकर आए, कहाँ, मेवाड़ की तरफ, और बदले में इन्होंने भीलों को वचन दिया कि जो गोहिल के वंशज है वो कभी भी भीलों से कर नहीं लेंगी, नी की जगह नहीं लेंगे था, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है, तो कालांतर में इनके जो वंशावली चली उसमें महेंद्र द्वितीय नाम का राजा हुआ, और उसने ये भीलों को दिया गया वचन कि कर नहीं लेंगे गोहिल के वंशज, ये उसने तोड़ दिया। तो इससे खपा हुए भीलों ने इसकी हत्या कर दी। अब महेंद्र द्वितीय का पुत्र था कालभोज। तो कालभोज क्या हुआ, किसका पुत्र कालभोज, उसको भी डर लगा कि मेरे पिताजी की हत्या इन्होंने भीलों ने कर दी है, तो कहीं मेरी भी हत्या न कर दे। इसी वजह से ये जो कालभोज था वो हरित ऋषि की शरण में चला गया और वहाँ उनकी गायें चराता था, ठीक है। तो चलो हम कालभोज, जिसका अन्य नाम बप्पा रावल है, और बप्पा रावल क्यों है वो हम आगे देखेंगे इस स्लाइड में, ठीक है। तो कालभोज के बारे में पढ़ेंगे। तो कालभोज मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा कहा गया। तो ताकतवर राजा कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। कैसे किया था, थोड़ा सा वेट करें आप, पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो वहां से हत्या की आशंका से वो नागदा में आ गए और हरित ऋषि की गाय चराते थे, ठीक है। हरित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी। बप्पा रावल की उपाधि क्यों दी, क्योंकि हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्हें मेवाड़ का राज्य मिला था, और दूसरा कि जुनैद के नेतृत्व में अरब से आक्रमण हुआ था मेवाड़ पर। तो जो बप्पा रावल है इसने उसको जुनैद को खदेड़ दिया, और इन अरबों का पीछा करते करते ये गजनी तक चला गया, और जो अरबों का शासन था गजनी में, वहाँ से उसने गजनी पर अधिकार कर लिया और अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया। गजनी का बना दिया ना, मीन्स राजा बना दिया, ठीक है, गजनी का राजा बना दिया। तो इस तरह से उसने गजनी पर अधिकार कर दिया। इस उसकी पराक्रम शौर्य के कारण इन्होंने, जो हरित ऋषि थे, इन्होंने उनका नाम बप्पा रावल उपाधि दे दी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपको मेवाड़ का राज्य मिलेगा। फिर जब इन्होंने नागदा को राजधानी बनाई, फिर और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार कैसे किया, तो चित्तौड़ पर क्या 3री शताब्दी में चित्रांगद मौर्य नाम के जो राजा थे, मौर्य शासक था, उसने चित्तौड़ का किला बनाया था और नाम रखा था चित्रकूट कहा जाता था उस समय, ठीक है। तो ये चित्रकूट किले पर इसने आक्रमण किया उस टाइम, मतलब कब किया था, तो 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने आक्रमण किया था, और उस टाइम वहाँ का मान मौर्य शासक था। तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उस मान मौर्य को हरा दिया और हराकर कब्जा कर दिया। ये बात हमें कहाँ से पता चलती, तो ये बात हमें मन मौर्य नहीं, मान मौर्य शिलालेख से हमें पता चलती है। ये बात कहाँ से, मान मौर्य शिलालेख से, ठीक है। ये मान मौर्य शिलालेख से हमें पता चलता है, ठीक है। फिर इसके बाद, एक मिनट में वापस इस चल, इसके बाद बप्पा रावल ने जो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जिसने चलाया था वो बप्पा रावल थे। तो बप्पा रावल ने ही मेवाड़ में सर्वप्रथम 175 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया था, ठीक है। सिक्के पर सूर्य की आकृति थी। हमने पीछे जब राजपूतों के इस गोहिल वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने पढ़ा था कि जो बप्पा रावल के सिक्के पर सूर्य की आकृति होती थी। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जो गोहिल थे वो सूर्यवंशी थे। तो वो हमने पीछे भी पढ़ा, और यहाँ पर भी हम पढ़ रहे कि 175 ग्रेन का जो सोने का सिक्का था इस पर सूर्य की आकृति थी, ठीक है। बप्पा रावल की मृत्यु, सॉरी ये पहले आ चुका था। बप्पा रावल की उपाधियां देखते हैं हम, ठीक है। तो बप्पा रावल की उपाधियों में हिंदू सूर्य, राजगुरु
और चक्रवे था। ठीक है, ये 3 उपाधियां थी बप्पा रावल की। इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए, तो इन्होंने एकलिंग मंदिर बनवाए, और कहाँ बनवाया, तो ये कैलाशपुरी में बनवाए, उदयपुर में। ठीक है, तो ये जो एकलिंग मंदिर है, ये लकुलिश संप्रदाय है उसका मंदिर माना जाता है अभी। और एक है सास बहु मंदिर। अभी सास बहु मंदिर मतलब ऐसा कोई सास और बहू का मंदिर नहीं है, दरअसल में ये शस्त्र बाहु मंदिर करके था भगवान विष्णु का। लेकिन जब लोकल लैंग्वेज में अपभ्रंश होते होते लोग स्थानीय भाषा में शस्त्र बहु को सास बहु ऐसे करके ये सास बहु कहने लगे। ठीक है, तो ये दरअसल में भगवान विष्णु का मंदिर है, और ये भी नागदा में। ठीक है, तो इसका नाम है सहस्त्र बाहु मंदिर। ठीक है, जिसे सास बहु मंदिर कहते हैं। ठीक है, फिर बप्पा रावल की मृत्यु होगी नागदा में। ठीक है, और नागदा में इनकी छत्री बनी हुई। ठीक है, अब बप्पा रावल के बारे में किसने क्या बोला, थोड़ा सा इतिहासकारों के बारे में हम देख लेते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड बप्पा को शील की उपाधि कहते हैं कि बप्पा की जो उपाधि थी वो शील की उपाधि थी, इसलिए शीलादित्य और बप्पा रावल एक ही हैं। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं ऐसा। फिर श्यामल दास ददीवाड़िया कहते हैं कि जो शीलादित्य के पोते महेंद्र है उनकी उपाधि है बप्पा। ठीक है, फिर नैण सिंह की क्या में कहा गया कि बप्पा का जो बेटा खुमान है, ठीक है, बप्पा का बेटा खुमान है, और आहटपुर अभिलेख में भी कहा गया कालभोज का भी बेटा खुमान है। ठीक है, तो एक खुमान के 2 बाप तो हो नहीं सकते, मतलब कालभोज भी वही है, क्योंकि कालभोज का बेटा खुमान, बप्पा का बेटा खुमान, तो कालभोज और बप्पा दोनों सेम ही है। इनका बस 2 नाम है, या फिर 2 अलग अलग नाम हर किसी जगह लिखे जाते हैं। तो इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो ये बप्पा है, बप्पा रावल और कालभोज एक है। मैंने पहले बोला था ना आपको कि मैं बताऊंगा क्यों कालभोज नाम है, क्यों बप्पा रावल नाम है। तो इस तरह से कहा गया कि ये दोनों एक है, अतः कालभोज और बप्पा क्या एक ही है। सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल से इसकी तुलना की बप्पा रावल की। ठीक है, तो चार्ल्स मार्टेल को यूरोप साइड में रहेगा, तो उसकी जो तुलना थी सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ की। ठीक है, और ये जो कालभोज नाम है तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने भी कहा कि जो कालभोज नाम है वो बप्पा रावल का ही है, तो कालभोज नाम इन्होंने, ठीक है, गौरीशंकर ने दिया। ठीक है, बप्पा रावल ने स्वयं को एकलिंग का दीवान माना। ठीक है, अब मेवाड़ के जो सारे राजा थे, ठीक है, तो वो खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, मतलब कि राजा है वो एकलिंग जी है, उनके जो महादेव जी है वो राजा है, और ये मात्र उस एकलिंग जी के दीवान यानी प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो हम जो राजस्थान का अति प्रसिद्ध गाना है वो महाराणा प्रताप कठे, वो एकलिंग दीवान कठे। ठीक है, तो उसमें भी कहा गया कि वो एकलिंग का दीवान कठे। तो जो मेवाड़ के शासक थे वो स्वयं को भगवान शंकर का, शिव जी का, एकलिंग जी का दीवान मानते थे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद आता है अल्लट। तो अल्लट के बारे में देखते हैं। तो अल्लट की जो एक उपाधि थी वो आलू रावल थी। ठीक है, माता महालक्ष्मी थी, और ये राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखती थी। ठीक है, राष्ट्रकूट यानी राठौड़, जिन्हें राठौड़ भी कहते हैं, राष्ट्रकूटों से ही राठौड़ बाद में बने ऐसा माना जाता है। ठीक है, माता महालक्ष्मी कौन थी, राष्ट्रकूट। ठीक है, नरवान था पुत्र उसका, अल्लट का। तो अल्लट ने क्या किया, आहड़ नगर बसाए और इसे दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी इन द सेंस कि जो पहली राजधानी थी नागदा थी, जो किसने बसाई थी, बप्पा रावल ने। ठीक है, उसके बाद दूसरी राजधानी अल्लट नागदा से लेके गया आहट। ठीक है, जिसे आहटपुर भी कहा गया जैन ग्रंथों में। तो अल्लट राजधानी को आहड़ ले गया, यानी ये होगी दूसरी, पहली नागदा और आहड़ दूसरी। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी दरअसल एक सारणेश्वर प्रशस्ति है 953 ईस्वी की। ठीक है, वरा मंदिर की है, तो उससे हमें जानकारी मिलती है। और ये जो सारणेश्वर प्रशस्ति है इसमें एक और बात की गई कि अल्लट ने मेवाड़ में प्रथम बार नौकरशाही का गठन किया था। ठीक है, जिसमें कुछ मंत्रियों या अधिकारियों के नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, इस प्रशस्ति में। और इस प्रशस्ति में और क्या है, तो इस प्रशस्ति में जो वरा मंदिर बनाया था उसके जो दानदाता थे उनके नाम है। ठीक है, जिन्हें गुविश्क कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमें सारणेश्वर प्रशस्ति में मिलता है कि आहट को इसने राजधानी बनाया और मेवाड़ में प्रथम नौकरशाही। ठीक है, फिर आहटपुर अभिलेख, ये राजा शक्ति सिंह या समथिंग ऐसा कुछ नाम है, उस राजा का अभिलेख है 977 ईस्वी का। ठीक है, ये मतलब ये जो अल्लट के बाद के अभिलेख है, लेकिन उसमें नाम मिलता है अल्लट का। ठीक है, तो उसमें भी बताएगा कि इसकी माता है वो महालक्ष्मी राष्ट्रकूट, इसमें इसकी पत्नी का नाम भी बताया गया हरिया देवी। ठीक है, तो हूण राजू जो अल्लट थे इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, और ये राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। सॉरी, अंतरजातीय नहीं है, ये था अंतरराष्ट्रीय। क्या था,
अंतरराष्ट्रीय, ठीक, अंतरराष्ट्रीय विवाह, ठीक है, अंतरजातीय नहीं। ओके। हरिया देवी ने हर्षपुर नगर बसाया था, ठीक है, तो हर्षपुर किसने बसाया? हरिया देवी ने। फिर जो अल्लट है, इसने जगत अंबिका माता का मंदिर जगत में एक है, ठीक है। अब ये अल्लट ने बनाए, ये बनाए, उसका एकदम पुख्ता नहीं मिलता प्रमाण, क्योंकि ये किसने बनाया इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं, पर ये अति प्राचीन मंदिर है। तो उस मंदिर में अल्लट के काल का मंदिर के शिला स्तंभ पर एक लेख मिला, जिसमें कहा गया था कि पुरखों की विरासत को बचाए रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए वगैरह, ठीक है। इस तरह की बात है। इस जगत अंबिका माता मंदिर, जो जगत एक गांव है, ठीक है, उदयपुर से कुछ दूरी पर है। तो उस जगत अंबिका माता मंदिर जगत के स्तंभ पर एक लेख मिला था, ठीक है। तो उसमें अल्लट के काल का लेख था। फिर आते हैं अल्लट के बाद श्याम सिंह। तो श्याम सिंह है, तो श्याम सिंह ने रावल उपाधि धारण की थी, रावल श्याम सिंह, ठीक है। क्योंकि बप्पा रावल उस टाइम हमें नाम मिलता है, लेकिन रेगुलर उपाधि धारण नहीं की थी बप्पा रावल ने, ठीक है। तो यहाँ से रावल उपाधि श्याम सिंह से शुरू होती है, और जब यहाँ से रावल श्याम सिंह लगाते हैं, श्याम सिंह रावल, ठीक है, तो इस तरह से रावल शाखा की शुरुआत यहाँ से होती है श्याम सिंह से। तो श्याम सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सामंत सिंह। तो सामंत सिंह जब शासक बना तो परमार राजा जो मुंज था, ठीक है, एमपी का, तो उसने आक्रमण किया और इसके राज्य पर अधिकार कर लिया। लेकिन पुनः उसका दूसरा जो श्याम सिंह का दूसरा पुत्र था कुमार सिंह, तो कुमार सिंह ने पुनः मुंज को हराया और अपना राज्य वापस ले लिया। अब कुमार सिंह का पुत्र था रावल जत्र सिंह। अब हम देखते हैं कि अब तक तो कोई सन वन का कोई महत्व नहीं था, ठीक है, लेकिन अब जब रावल जत्र सिंह आता है, तो रावल जत्र सिंह के समय से हमें इसका टाइम मिलना शुरू होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो रावल जत्र सिंह का जो समय था वो 1213 से 1253 था, ठीक है, और यहाँ से समय का हमें व्यवस्थित पता चलना शुरू होता है, ठीक है। तो अब से जितने भी राजा पढ़ेंगे उनका टाइम पीरियड हम साथ में देखते रहेंगे, ठीक है। हालांकि अभी भी सनों में विरोधाभास है, क्योंकि कभी कभी 2-4 साल ऊपर नीचे कर लेते हैं हर इतिहासकार, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, तो इतनी एकरूपता नहीं मिलती। लेकिन फिर भी अगर हमें कॉन्सेप्ट बनाना है तो हमें उस टाइम लाइन को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बाद से हम सन भी साथ में पढ़ते जाएंगे। अब हम मतलब कालक्रम का निर्धारण हो चुका है। तो ओझा जी ने कहा है, कौन से ओझा जी? मैंने पहले क्लास में भी बोला था कि ओझा जी यानी पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जत्र सिंह जो है वो दिल्ली में जब गुलाम वंशों का शासन चल रहा था, तो उन गुलाम वंशों के समानांतर थे, ठीक है, था, ओके, ये थर नहीं थे, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी जयसिंह के बारे में टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी क्या थी कि चित्तौड़ का प्रथम विजेता है, ठीक है, और ये मध्यकालीन मेवाड़ की इतिहास का जो स्वर्ण काल है वो जत्र सिंह के समय था, अर्थात मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का ये स्वर्ण काल था, जत्र सिंह का शासन काल। फिर भूताला का युद्ध हुआ जत्र सिंह के समय, किससे हुआ? 1227 में हुआ था। RBSC 1227 कहती है, और कई सारी बुक्स में 1226 भी है, ठीक है। तो आप 1227 पकड़ के बैठिए, क्योंकि जो RBSC की बुक्स हैं वो 1227 पकड़ के बैठी इनको। तो ये जो भूताला का युद्ध हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? तो ये हुआ दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और जत्र सिंह के बीच में, और इसमें इल्तुतमिश की सेना बुरी तरह से हारती है, ठीक है, और ये सेना भागती है। तो भागती है सेना, तब क्या हुआ, ये युद्ध तो मैदान में लड़ रहे थे और सेना यहाँ से भागी वापस, तो वो नागदा से होकर भागे। तो चूंकि सेना हार कर भागी थी तो जत्र सिंह ने शायद पीछा नहीं किया, लेकिन ये भागती हुई सेना ने भागते भागते जो नागदा थे, नागदा में आग लगाकर नागदा को तहस नहस कर दिया, ठीक है। तो इसने नागदा को बर्बाद कर दिया था। तो ये भूताला युद्ध हुआ, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो भूताला युद्ध की जानकारी है वो हमें चिरवा अभिलेख से मिलती है एक तो, और एक जयसिंह सूरी की हमीर मद मर्दन है रचना, उससे मिलती है। तो हमीर मद मर्दन मीन्स हमीर यानी इल्तुतमिश, मद मर्दन यानी इल्तुतमिश का घमंड तोड़ना, ठीक है। तो ये हमीर यानी अमीर, हमीर या अमीर कहते थे, और इसको इल्तुतमिश को इसने हमीर कहा, ठीक है। अब जयसिंह सूरी है वो राजा धवल का दरबारी कवि था, और उसने अपने राजा की तारीफ में कहा था कि ऐसा ऐसा युद्ध हुआ, फिर हमारे जो राजा धवल जाने की बात कर रहे थे, ठीक है, और इससे वो इल्तुतमिश डर कर भाग गया। तो उसमें हमीर मद बदन में ये इसका भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है, और इसमें हार की भी मिलती है जानकारी कि हार के भागा था। फिर अब क्या हुआ, उसने इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना ने नागदा को तो तहस नहस कर दिया था। तो जत्र सिंह ने अब नई राजधानी बनाई चित्तौड़गढ़ को, और चित्तौड़गढ़ को उसने कैसे राजधानी बनाई? तो इस पर परमारों का अधिकार था, तो जत्र सिंह ने परमारों से छीन कर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई।
ठीक है। ये गोहिलों की तीसरी राजधानी थी। दूसरी अल्लड़ ने हार लाई थी और पहली थी वो बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ बनाई थी। ठीक है, तो इस तरह से ही वापस चित्तौड़गढ़ आते हैं। ठीक है, सॉरी नागदा बनी थी, अब सॉरी बप्पा रावल ने नागदा बनाई थी और नागदा के बाद अल्लड़ ले गया आहाड़ में और आहाड़ से बाद वापस जत्र सिंह लेके आते हैं चित्तौड़ में। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 3 राजा पढ़े। यूँ तो देखे तो टोटल 3 नहीं अपने 5 हो गए, पर हमने 3 ही मेन 3 ही देखते हैं हम। ठीक है, तो 3 ही कैसे 3, तो सबसे पहले हमने गोहिल पढ़ा। ठीक है, उसके बाद बप्पा रावल पढ़े, बप्पा रावल के बाद श्याम सिंह पढ़ा, श्याम सिंह के बाद उनके 2 पुत्र पढ़े। ठीक है, पुत्र के बाद उनका अपना जत्र सिंह पढ़ा और जत्र सिंह की ये जो सारी जत्र सिंह को कहा गया चित्तौड़ का विजेता कहा गया। और क्योंकि इसने चित्तौड़ को जीतकर चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी, इसलिए इसको चित्तौड़ का विजेता कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये टॉपिक खत्म होता है और हम कल से रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, रानी पद्मावती के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध जो हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे और मेहनत करते रहें। ठीक है, हालांकि देखो अभी क्या है दोस्तों, कई मतलब अभी तक किसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़ी वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, पर दरअसल क्या होता है कि अगर हम पहले से तैयारी कर लें, ठीक है, और जब नोटिफिकेशन आए उस टाइम हमारा सिर्फ रिवीजन रहे, तो हम बाकी जो लाखों छात्र हैं, लाखों जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट से हम कई गुना आगे खड़े होते हैं। ठीक है, और कई मतलब बड़ी संख्या के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद तैयारी करते हैं और वो भागम भाग में तैयारी होती है कि फटाफट सिलेबस निपटाना, ये करना वो करना, तो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती जितनी अगर आप अभी आराम से करोगे, रिवीजन करते रहोगे। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट लेते रहेंगे, पुराने साल के पेपर देखते रहेंगे, पुराने एग्जाम्स के, तो ये सब अगर आप इस तरह की रणनीति लेके चलोगे तो आपका कोई मतलब हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं होगा और अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे, अच्छे से चलेंगे आपका सब कुछ। तो आप पढ़िए, ख्याल रखिए और खुश रहिए, अपने दिमाग को भी शांत रखें, आराम रखें, चुस्त रहे, मस्त रहे और दुरुस्त रहे। ठीक है, धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए और बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम रावल रतन सिंह से आगे करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो रावल रतन सिंह। तो चलिए अभी हम अलविदा मांगते हैं आपसे और थैंक यू।